साल था 1940। एक महाशक्ति जिसने लगभग पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था, और फिर हुई एक अविश्वसनीय हार। तो सवाल यह है कि हिटलर की वो फौजी मशीन जो कभी रुकती नहीं थी, आखिर ढह कैसे गई? यह सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, बल्कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। चलिए आज इसके सामरिक कारणों की पड़ताल करते हैं। जरा जुलाई 1940 के इस नक्शे पर नजर डालिए। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, एक के बाद एक देश जर्मन कंट्रोल में आ चुके थे। ये एक ऐसी फौजी ताकत थी जो उस वक्त अजय लग रही थी। तो आखिर वो कौन सी बड़ी सामरिक गलतियां थीं जिसने इस इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया? अब देखिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। सोवियत संघ के साथ एक दूसरे पर हमला ना करने की संधि करके हिटलर ने दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के खतरे को टाल दिया था। ये एक ऐसी सामरिक चाल थी जिसने पूरे यूरोप का भविष्य दांव पर लगा दिया था। पश्चिम में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए हिटलर ने पूर्व में एक अस्थायी शांति खरीद ली थी। अब उसके रास्ते में सिर्फ एक ही देश खड़ा था, ब्रिटेन। हिटलर को लगा था कि फ्रांस के हारते ही ब्रिटेन तो समझौता कर लेगा, लेकिन विंस्टन चर्चिल के इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया कि ब्रिटेन बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है, और यहीं से जंग की दिशा बदलनी शुरू हो गई। तो ये जो ब्रिटेन की लड़ाई थी ना, ये सिर्फ हवा में नहीं लड़ी गई। असल में ये युद्ध की वो पहली बड़ी दरार थी, वो टर्निंग पॉइंट जहां से हिटलर के अजेय होने का भ्रम टूटना शुरू हुआ। ये स्लाइड दिखाती है कि हिटलर असल में एक मुश्किल में फंस गया था। ब्रिटेन एक द्वीप है, जमीन से हमला हो नहीं सकता, और समंदर के रास्ते की बात करें तो ब्रिटिश रॉयल नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी, जिसने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रखा था। तो इसलिए हमले का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आसमान पर कब्जा करना और हवाई हमलों से ब्रिटेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। अब अगर सिर्फ नंबरों की बात करें, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, तो जर्मनी बहुत आगे था। उसकी लुफ्टवाफा के पास 2600 से ज्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे, जबकि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स यानी आरएएफ के पास सिर्फ 700 के करीब। लेकिन आरएएफ के पास एक सीक्रेट हथियार था, रडार की नई टेक्नोलॉजी, जो उन्हें हमला करने वाले जहाजों का पता पहले ही बता देती थी। और यहीं पे हिटलर ने एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक विनाशकारी गलती कर दी। हुआ ये कि एक रात कुछ जर्मन बॉम्बर्स ने गलती से लंदन के आम लोगों के इलाकों पर बम गिरा दिए। बदले में चर्चिल ने बर्लिन पर हवाई हमले का ऑर्डर दे दिया। इस हमले से हिटलर इतना बौखला गया कि उसने आरएएफ के एयरबेस और रडार स्टेशनों को निशाना बनाने के बजाय लंदन जैसे शहरों पर बमबारी का हुक्म दे दिया। हिटलर ने स्ट्रैटेजी को एक तरफ रखा और बदला लेने की सोची, और बस यही उसकी हार की बड़ी वजह बन गया। हिटलर के इस एक फैसले ने आरएएफ को संभलने और अपने तबाह हो चुके एयरफील्ड्स की मरम्मत करने का कीमती वक्त दे दिया। 15 सितंबर 1940, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन डे भी कहते हैं, उस दिन जर्मनी ने 60 से ज्यादा विमान खोए और ब्रिटेन ने सिर्फ 29। अब यह साफ हो गया था कि जर्मनी आसमान पर कब्जा नहीं कर सकता। ये लड़ाई एक बहुत ही बेसिक मिलिट्री सिद्धांत को साबित करती है। एक हमलावर हमेशा कुछ जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जो अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। मोटिवेशन का ये फर्क अक्सर जंग का नतीजा तय कर देता है। ब्रिटेन पर हमले का प्लान अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया और हिटलर ने अपना ध्यान पूरब की ओर मोड़ लिया। ब्रिटेन को झुकाने में नाकाम रहने के बाद हिटलर ने वो फैसला लिया जिसे इतिहासकार आज भी उसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती मानते हैं, सोवियत संघ पर हमला। तो इस फैसले के पीछे क्या था? सबसे पहले तो वैचारिक नफरत, दूसरा बड़े बड़े संसाधनों पर कब्जे का लालच, और तीसरा ये गलत सोच कि सोवियत संघ की एक तेज हार ब्रिटेन को शांति के लिए मजबूर कर देगी। ये एक ऐसा जुआ था जिसकी कीमत हिटलर को बहुत भारी चुकानी पड़ी। फ्रांस में हिटलर की ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की रफ्तार से जंग की रणनीति कामयाब रही थी, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर कहानी बिल्कुल पलट गई। यहां ब्लिट्जक्रेग काम नहीं आया। ये जंग रफ्तार और सरप्राइज की बजाय एक बहुत ही क्रूर और थका देने वाली लड़ाई में बदल गई, जहां एक एक इंच जमीन के लिए भयानक जंग हुई। शुरुआत में तो जर्मन सेना बिजली के रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन जल्द ही हिटलर और उसके जनरलों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि असल टारगेट क्या होना चाहिए, जिससे बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया। और फिर आ गई रूस की सर्दियां, एक ऐसा दुश्मन जिसके लिए जर्मन सेना और उसकी सप्लाई लाइंस बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस सर्दी ने हमले को पूरी तरह से रोक दिया। इस मोर्चे का जो टर्निंग पॉइंट था वो था स्टालिनग्राद।
महीनों की भयानक लड़ाई के बाद सोवियत सेना ने जर्मनी की 6th आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया। फरवरी 1943 में लगभग 3 लाख जर्मन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, एक शहर नहीं, एक पूरी की पूरी आर्मी खत्म हो गई थी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें तो स्टेलिनग्राड सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये एक पूरी सेना का सफाया था। इसके बाद जर्मनी ने पूर्वी मोर्चे पर हमला करने की अपनी ताकत हमेशा के लिए खो दी। अब वो सिर्फ बचाव की लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ जर्मनी पूर्वी मोर्चे के दलदल में धंसता जा रहा था और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसी घटना हुई जिसने जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया और जर्मनी के लिए एक दूसरा मोर्चा भी खोल दिया। दिसंबर 1941 में जर्मनी के साथी जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस एक हमले ने अमेरिका को सीधा जंग में खींच लिया। इसका मतलब ये था कि अब मित्र देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर आ गई थी, जिसका मुकाबला करना जर्मनी के लिए नामुमकिन था, खासकर तब जब वो पहले से ही सोवियत संघ के खिलाफ एक थका देने वाली जंग में फंसा हुआ था। तो बस अमेरिका के जंग में आने और स्टेलिनग्राद की भयानक हार के बाद एक्सिस पावर्स का पतन सिर्फ समय की बात थी। अब जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। पूरब से सोवियत सेना बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। पश्चिम में जून 1944 में डी-डे लैंडिंग ने फ्रांस को आज़ाद कराने का रास्ता खोल दिया था। दक्षिण में मित्र देशों ने इटली पर हमला कर दिया, जिससे मुसोलिनी का शासन गिर गया। और तो और जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों के अंदर भी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स लगातार जर्मन सेना को कमजोर कर रहे थे। ये पार्टिजन्स कौन थे? ये आम लोग थे, आम नागरिक जो हथियार उठाकर अपनी जमीन पर कब्जा करने वाली सेना से लड़ रहे थे। इटली में तो इन पार्टिजनों ने ही मुसोलिनी को पकड़ा और मार डाला। ये वही दौर था जब मशहूर गीत बेला चाओ इटली में फासीवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। अब जैसे जैसे एक्सिस ताकतों की हार तय होती जा रही थी, मित्र देशों का ध्यान सिर्फ जंग जीतने पर नहीं था, बल्कि इस पर था कि जंग के बाद की दुनिया कैसी होगी। तेहरान और याल्टा जैसी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में मित्र देशों के बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन एक साथ बैठे और उन्होंने जंग के बाद की दुनिया का एक नक्शा तैयार किया। उन्होंने जर्मनी को 4 कब्जा क्षेत्रों में बांटने और भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करने का फैसला किया। दूसरे विश्व युद्ध ने जिस दुनिया को जन्म दिया, उसके बनाए हुए संगठन और उसकी खींची हुई लकीरें आज भी दुनिया की राजनीति पर असर डालती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की नई चुनौतियों के सामने 75 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया ये सिस्टम आज कितना प्रासंगिक और कितना मजबूत है।